हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एज के पॉइंट में। हम यूथ कंपटीशन टाइम्स में बुक में हिस्ट्री को कवर करे थे। हिस्ट्री में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को कवर करें। आज हम सल्तनत कालीन संस्कृति को कवर करेंगे। इस बुक में वन लाइनर क्वेश्चन दिया गया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं सल्तनत कालीन संस्कृति को। सल्तनत कालीन संस्कृति को देखते हैं। सबसे पहले प्रशासन को देखते हैं। दिल्ली सुल्तानों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार कैसी शासन व्यवस्था को स्थापित किया था? तो स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन व्यवस्था को स्थापित किया था। दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय शासन का प्रधान कौन होता था? तो सुल्तान होता था। दिल्ली सुल्तानों की राज्य सत्ता का मूल स्रोत क्या था? तो सैन्य शक्ति था। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क वर्ग के थे। सल्तनत कालीन प्रशासन में वे 4 प्रमुख मंत्री कौन थे जिनके ऊपर सल्तनत का संपूर्ण प्रशासनिक ढांचा टिका हुआ था? तो दीवान ए विजारत, दीवान ए अर्ज, दीवान ए इंसा और दीवान ए रसालत था। सल्तनत की केंद्रीय सरकार में कौन अधिकारी सबसे बड़ा ओहदा रखता था? तो नायब ए मुल्क। सल्तनत काल में राज्य का प्रधानमंत्री क्या कहलाता था? तो वजीर। किस इतिहासकार ने लिखा है कि एक बुद्धिमान वजीर के बिना राजतत्व व्यर्थ है? तो बर्नी ने लिखा है। वजीर का कार्यालय क्या कहलाता था? तो दीवान ए वजारत कहलाता था। दिल्ली सुल्तानों के राज परिवार के प्रमुख अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो वकील ए दर के नाम से जाना जाता था। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने दिल्ली सल्तनत की शाही संरचना के 3 सबसे प्रमुख अंगों इक्ता, सेना तथा मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित किया? तो किसने किया था? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने किया। तुर्कान ए चिलगानी का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। किसने सुल्तान इल्तुतमिश के प्रधानमंत्री का कार्यवहन किया? तो निजामुल मुल्क मोहम्मद जुनैदी ने किया। निजामुद्दीन जुनैदी किसका वजीर था? तो इल्तुतमिश का था। सल्तनत काल में किसे रावत ए अर्ज की पदवी दी गई थी? तो इमादुल मुल्क को दिया गया था। राजा देवत्व का अंश होता है, उसकी समानता कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता, यह कथन किसका है? तो बलबन का अपने पुत्र बुगरा खां के प्रति है। बलबन के द्वारा शासक पद की शक्ति और प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करने के लिए कौन से उपाय किए थे? तो उसने अपने को पौराणिक नायब अफरासियाब का वंशज होने का दावा किया। उसने ईरानी दरबार के शिष्टाचार के तरीकों का अनुसरण अपने दरबार में किया। सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किस पद्धति पर किया? तो फारसी पद्धति पर किया। बलबन द्वारा कौन सी प्रथाएं प्रचलन में लाई गई थी? तो बलबन ने सिजदा यानी दंडवत तथा पैबोस सम्राट के पैर चूमना की प्रथा राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ की थी। वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था, न कि प्रभु सत्ता पर, कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। मुझे नहीं मालूम क्या क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, यह किसने कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। दीवान ए रियासत नामक पद का सृजन किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था।
कौन से अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित थे? तो दीवान ए रियासत वरीद ए मंडी शाहना ए मंडी था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण उपायों के अंतर्गत अनाज मंडी का नियंत्रण किसे नियुक्त किया गया था? नियंत्रक किसे नियुक्त किया गया था? तो मालिक कबूल को किया गया था। मालिक कबूल को किया गया था। दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किस लिए की गई थी? तो बकाया लगान की वसूली के लिए किया गया था। किस एक विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राज्य की राजस्व कार्य प्रणाली को सुधारने के लिए की गई थी? तो दीवान ए मुस्तखराज की। दीवान मुस्तखराज किस विभाग से संबंधित था? तो भू राजस्व विभाग से संबंधित था। दिल्ली सल्तनत में सुहना नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो पुलिस विभाग का पर्यवेक्षण था। किस सुल्तान ने अमीरों के मध्य समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में सही है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की वृद्धि की, गुप्तचर प्रणाली का गठन किया, मद्य निषेध लागू किया। किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो तुगलक राजवंश के अंतर्गत हुआ। वली और अमीर के पदों को किसने पृथक करवाया? तो मोहम्मद तुगलक ने। किस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास मंत्रालय की स्थापना की थी? तो मोहम्मद तुगलक ने। दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत वली कौन था? तो प्रांतीय गवर्नर था। अमीर ए शादा की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली सल्तनत की किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद तुगलक के अंतर्गत दीवान ए कोही का विभाग किस तरह के कार्य की देखरेख करता था? तो कृषि से करता था। दिल्ली सल्तनत में मुस्तफोरी ए मुमालिक का कार्य किससे संबंधित था? तो लेखा परीक्षक से था। दीवाने इंसा किस विभाग से संबंधित था? तो पत्राचार विभाग से था। कौन सल्तनत काल में शाही सचिवालय का व्यंजक था? तो दीवाने इंसा था। सल्तनत काल में शाही सचिवालय का प्रधान क्या कहलाता था? तो दबीर ए मुमालिक कहलाता था। सल्तनत के किस शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? तो फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित विभाग थे तो दीवान ए खैरात, दीवान ए बदगान और दारुल सफ़ा था। दासों के रख रखाव के लिए किसने अलग विभाग की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किस सुल्तान ने विवाह विभाग स्थापित किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। कौन सा पद यानी शब्द दिल्ली सल्तनत में गुप्तचरों को निर्देशित करता है? तो बरीद। बरीद किसे कहते हैं? तो सूचना पहुंचाने वाले गुप्तचर को। अलाउद्दीन खिलजी कालीन प्रशासन में राजसी खुफिया विभाग का मुखिया क्या कहलाता था? तो बरीद ए मामलिक कहलाता था। आलम खाना किस विभाग से संबंधित था? तो पताकाओं से संबंधित विभाग से था। सल्तनत कालीन अधिकारियों का ऊपर से नीचे का क्रम निम्न प्रकार है। तो नायब सुल्तान, फिर सिकदार, फिर आमिल। लोदियों का राजतत्व सिद्धांत किस पर आधारित था? तो अफगान सरदारों की समानता पर आधारित था। किस सुल्तान ने तुर्की अमीर एतगिन को नियुक्त करने के लिए नायब का पद बनाया? तो बहराम शाह ने। दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व के लिए सर्वोच्च ग्रामीण सत्ता थी तो चौधरी था। मुकद्दम क्या था? तो ग्रामीण नेता, गांव का मुखिया था।
अब देखते हैं सल्तनत कालीन प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी को। वजीर, तो वजीर का संबंध किससे था? तो राज्य का प्रधानमंत्री राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। आरिक ए मुमालिक, तो सैन्य विभाग यानी दीवान अर्ज का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। दीवान ए, तो शाही पत्र व्यवहार विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। दीवान ए रसालत, तो विदेश विभाग का अध्यक्ष होता था। सर्द उस सुदूर, तो धर्म विभाग का प्रधान अधिकारी, और काजी उल कुजात, तो न्याय विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। दोनों पद एक ही व्यक्ति को दिए जाते थे। बरीद ए मुमालिक, तो गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। वकील ए दर, तो सुल्तान के अंतःपुर का प्रमुख अधिकारी होता था। अमीर ए हाजिब और बारबक, तो दरबारी शिष्टाचार संबंधी प्रमुख अधिकारी। सर ए जहांदार, तो सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान। अमीर ए बहर, तो नौवहन अधिकारी। अमीर ए मजलिस, तो सभाओं एवं दावतों आदि उत्सव का प्रबंधन करता था। अमीर ए शिकार, दीवान ए अमीर कोही, ये शाही शिकार का प्रबंधन करता और कृषि विभाग का प्रधान होता था। कोतवाल, तो नगर की देखभाल करने वाला अधिकारी था। खासादार, तो सुल्तान के अस्त्र शस्त्रों का प्रबंधन करने वाला अधिकारी। मुस्तौफी ए मुमालिक, तो महालेखा परीक्षक था। मुशरिफ ए मुमालिक, तो महालेखाकार था। दीवान ए रियासत, तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था को कार्यान्वित करने वाला अधिकारी। दीवान ए बदगान, तो दास और गुलामों की देखरेख करने वाला। दीवान ए खैरात, तो दान विभाग का प्रमुख अधिकारी था। दीवान ए इमारत, तो लोक निर्माण विभाग का प्रमुख अधिकारी। दीवान ए मुस्तखराज, तो बकाया राजस्व की वसूली करने वाला अधिकारी था। अब देखते हैं सल्तनत कालीन शासकों के द्वारा स्थापित विभाग एवं पद को। तो विभाग पद, कार्य और संस्थापक। नायब ए मुमलिकात, तो प्रशासन का संचालन था। किसने किया था? तो बहराम शाह ने। दीवान ए अर्ज, सैन्य विभाग था। किसने किया था? तो बलबन ने किया था। ख्वाजा, तो आय व्यय का सही पता लगाने के लिए बलबन ने स्थापित किया था। दीवान ए मुस्तखराज, तो बकाया राजस्व वसूली हेतु था। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया। दीवान ए रियासत, आर्थिक मामलों की देखरेख हेतु था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था। परवाना नवीस, तो परमिट देने वाला अधिकारी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया। दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग से संबंधित थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया। वली, तो प्रांतपति है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया है। दीवान ए बदगान, दासों की देखरेख से संबंधित है। फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया है। दीवान ए खैरात, दान विभाग से संबंधित है। फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किए हैं। दीवान ए इस्तिहाक, पेंशन विभाग से संबंधित है। फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किए हैं। वकील ए दर, तो शाही गृहस्थी का नियंत्रण तथा पर्यवेक्षक है। दार उल सफा, तो चिकित्सा विभाग से संबंधित है। फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किए हैं। शाहना ए मंडी, तो बाजार व्यवस्था है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित हुआ है। अब देखते हैं सुल्तान कालीन अन्य पदाधिकारी को। आमिल, तो साधारणतः ग्रामों में भूमि कर वसूल करने वाला पदाधिकारी था। काजी, तो शरअ के अनुसार मुकदमों का निर्णय करने वाला न्यायाधीश। कारकुन, तो भूमि कर का हिसाब किताब रखने वाला।
खरीदार तो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, चौधरी तो परगना का मुख्य अफसर, बरीद समाचार वाहक या गुप्तचर, बलाहर तो साधारण किसान, मुकद्दम गांव का मुखिया, मैमार तो मैमार भवन निर्माण करने वाला इंजीनियर, सर सरजा सरजमदार तो सुल्तान के वस्त्रों का मुख्य प्रबंधक, सरहंग तो निम्न वर्ग का एक कर्मचारी जो किसानों तथा प्रधानों के पास सरकारी आदेश पहुंचाता था, वकीलदार तो शाही महल तथा सुल्तान के विशेष कर्मचारियों का प्रबंधन करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी, खूत तो ग्राम अधिकारी, अमीर ए हाजिब तो राज्यसभा का प्रभारी अधिकारी था, मुहतसिब तो नगरपालिकाओं के नियमों का व्यवस्थापक था, नवीसंदा तो लिपिक क्लर्क था, मुतशरीफ तो शाही कारखाना प्रभारी था। अब सेना को देखते हैं। सल्तनत कालीन सेना के कितने मुख्य भाग थे? तो 3 भाग थे, घुड़सवार सेना, गज सेना और पैदल सेना। दीवान ए अर्ज का संबंध किससे था? तो सेना से था। आरिज ए मुमालिक किस विभाग का प्रबंधन करता था? तो सेना का। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग सैन्य विभाग की स्थापना किसने की थी? तो बलबन ने किया था। दीवाने ए अर्ज विभाग किससे संबंधित था? तो राज्य रक्षा विभाग से संबंधित था। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो बदगान के नाम से जाना जाता था। प्रारंभिक दिल्ली सल्तनत में सैन्य दस्तों के संगठन को देखने वाले मंत्री को क्या कहते थे? तो दीवान ए अर्ज कहते थे। सल्तनत काल में सर्वोच्च सैन्य अधिकारी कौन था? तो खान था। किसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के अमीर वर्ग के लिए खान की पदवी प्रारंभ की गई थी? तो बलबन के द्वारा किया गया था। सल्तनत काल में प्रदान की जाने वाली कौन सी एक पदवी अधिकारी के पदानुक्रम में सर्वोच्च थी? तो खान। सल्तनत काल में पैदल सैनिक क्या कहलाते थे? तो पायक। दिल्ली सल्तनत में अस्थायी सैन्य व्यवस्था किसने लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ों को दागने तथा हुलिया रखे जाने की प्रथा किस सुल्तान ने शुरू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत कालीन सैनिकों के प्रकार देखते हैं। तो वे सैनिक जो सुल्तान के सैनिकों के रूप में भर्ती किए जाते थे, इन सैनिकों को खास खेल कहा जाता था। वे सैनिक जो दरबार के सरदारों और प्रांतीय इकतदारों यानी सूबेदारों आदि के द्वारा भर्ती किए जाते थे, और वे सैनिक जो केवल अस्थायी रूप से युद्ध के अवसर पर ही भर्ती किए जाते थे। वे मुसलमान स्वयंसेवक जो हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सेना में सम्मिलित होते थे। सुल्तानों के काल में सेना का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या था? तो अश्वसेना था। दिल्ली सल्तनत में सीधे राजकीय सेवा में रहने वाली सेना क्या कहलाती थी? तो हश्मे क्लब कहलाता था। वह कौन शासक था जिसने एक सैनिक को निरीक्षक लिपिक को घूस देने के लिए सोने का एक सिक्का दिया था? तो फिरोज तुगलक ने। उर्दू ए मुअल्लस से क्या अभिप्राय है? तो शाही शिविर से है था। अब देखते हैं सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था को। आरिज ए मुमालिक तो सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी, सर ए जहांदार तो सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान, अमीर ए आरखुर तो अश्वशाला का अध्यक्ष, शाहना ए फील तो हस्त सेना का अध्यक्ष, अमीर ए बहर तो नौकाओं की व्यवस्था करने वाला अधिकारी।
पायक तो पैदल सैनिक, कोतवाल तो दुर्ग का प्रमुख अधिकारी। अब देखते हैं सैन्य वर्गीकरण। हश्म एकलव केंद्रीय सेना, सवार एकलव केंद्रीय घुड़सवार सेना, हश्म ए अतरफ प्रांतीय सेना से संबंधित है, वजहिस्त अस्थायी सेना से संबंधित है। गैर वजहिस तो अस्थायी सेना से। अमीर ए दह तो 10 सैनिकों का सेनानायक, अमीर ए सदा 100 सैनिकों का सेनानायक, अमीर ए हजारा 1000 सैनिकों का सेनानायक, अमीर ए तुमन तो 10,000 सैनिकों का सेनानायक, सरखेल 10 घुड़सवारों का प्रधान, सिपह 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 सालार तो 10 सरलेख या 100 घुड़सवारों का प्रधान। अमीर तो 10 सिपहल सार या 1000 घुड़सवारों का प्रधान। मलिक तो 10 अमीर या 10,000 घुड़सवारों का प्रधान। खान तो 10 मलिक या 1,00,000 घुड़सवारों का प्रधान। सुल्तान तो 10 खान का प्रधान या सर्वोच्च सेनापति। अब न्याय में देखते हैं तो सल्तनत काल में राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता था? तो सुल्तान होता था। जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से था। मध्यकालीन राजकीय विचारों के द्वारा प्रतिपादित अदल का सिद्धांत क्या व्यक्त करता है? तो न्याय को व्यक्त करता था। हदीस क्या है? तो एक इस्लामिक कानून है। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चलाने वाले व्यक्ति किस रंग के पोशाक पहननी पड़ती थी? तो लाल पोशाक है। कौन सा विदेश यात्री दिल्ली का काजी नियुक्त हुआ? तो इब्न बतूता। अब सल्तनत कालीन के विविध देखते हैं तो इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। मैं और अन्य कोई नहीं, आप क्या हैं जो मैं नहीं हूँ, और आप क्या नहीं थे जो मैं नहीं रहा। यह कथन किस समूह या सुल्तान को द्वारा व्यक्त किया गया था? तो तुर्कान ए चेलेगानी के द्वारा व्यक्त किया गया था। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो उलेमा कहलाते थे। मध्यकालीन भारत में युद्ध में प्रयोग में लाए जाने वाले मिट्टी के उस टीले को क्या कहते हैं जिसका निर्माण घेराबंदी वाले किले के शीर्ष पर पहुंचने के लिए किया जाता था? तो पाशोब कहलाता था। अफगान राजतंत्र के बारे में सही कथन है। तो बहलोल के विपरीत सिकंदर लोदी ने राज सिंहासन पर बैठना शुरू किया। कोई भी दूसरा अमीर उसके बराबर नहीं बैठ सकता था। अमीरों तथा आम जनों के सामने सुल्तान की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए उसने राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में राजकीय फरमान प्राप्त करने के लिए विस्तृत नियम बनाए और एक प्रभावशाली गुप्तचर व्यवस्था सुल्तान को राज्य और विशेषकर अमीरों की गतिविधियों को सूचित रखती थी। सिकंदर लोदी के संदर्भ में सत्य कथन है। तो सिकंदर लोदी ने अपना आवास दिल्ली से आगरा परिवर्तित किया था। बड़े अमीरों के व्यक्तिगत सैनिक सिकंदर लोदी के द्वारा स्वयं नियुक्त किए जाते थे। मोहम्मद तुगलक के संबंध में सत्य कथन है। तो मोहम्मद तुगलक ने कई विदेशियों, हिंदुओं तथा मंगोलों को सम्मान तथा उच्च पद प्रदान किए। जिमी शब्द का तात्पर्य है तो राज्य द्वारा संरक्षित नागरिक से है। साहिबे दीवाने बदगान किससे संबंधित है? तो दासों से है। आरपी त्रिपाठी के अनुसार लोधी शासकों का राजतत्व सिद्धांत किस पर आधारित था? तो समानता पे आधारित था।
कौन सी नगरी लोदी सुल्तानों की प्रारंभिक राजधानी थी? तो दिल्ली। बलबन के द्वारा प्रारंभ किया गया पैबोश क्या था? तो सुल्तान के पैरों को चूमने की प्रथा थी। दिल्ली सल्तनत की किस वंश ने सबसे कम समय शासन किया? तो खिलजी वंश ने। मोहम्मद तुगलक की राजधानी परिवर्तन की असफलता का कारण क्या था? तो नागरिकों का साथ न देना था। मोहम्मद तुगलक ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई? तो दौलताबाद में। दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय में सबसे अधिक था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किसे चीन का राजदूत नियुक्त किया गया? तो इब्न बतूता को। मोहम्मद बिन तुगलक के सुधार क्यों असफल हुए? तो क्योंकि उन्हें गलत ढंग से लागू किया गया था। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? तो इब्न बतूता ने। फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था। किस शासक के काल में काजी मुर्गिस को सर्द उस-सुदूर मुख्य काजी नियुक्त किए गए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में। प्रशासन को सुदृढ़ करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी का महत्वपूर्ण कदम क्या था? तो मूल्य नियंत्रण था। फिरोज तुगलक के द्वारा प्रारंभ जागीरदारी प्रथा का महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? तो वंश का पतन था। दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंश हुए थे? तो दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंश हुए थे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने किन शासकों के अधीन सेवा की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक के अधीन सेवा की थी। अब सल्तनतकालीन अर्थव्यवस्था देखते हैं। सबसे पहले राज्य व्यवस्था को देखते हैं। तो सल्तनत काल के 5 प्रमुख कर कौन थे? तो उर्स, खराज, खम्मस यानी खुमस, जकात और तरकात और जजिया था। उर्स किस प्रकार का कर था? तो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। प्राकृतिक संसाधनों से सिंचित भूमि से पैदावार का कितना प्रतिशत भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? तो 10% भाग। खराज किस प्रकार का कर था? तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। विभिन्न सुल्तानों के द्वारा पैदावार का कितना भाग खराज के रूप में वसूल किया जाता था? तो पैदावार के 1/3 से लेकर आधे भाग तक वसूल किया गया था। खमस यानी खुमस क्या था? तो यह लूटे गए धन था। खानों तथा अथवा भूमि में गाड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति था। खम्मस यानी खुमस के कितने भाग पर सुल्तान का अधिकार होता था? तो 1/5 भाग पर। शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों का अधिकारियों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। लूट के धन का 80% भाग किस शासक ने लेना आरंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ज़कात किस प्रकार का कर था? तो यह एक धार्मिक कर था जो केवल धनवान मुसलमानों से लिया जाता था। सल्तनत काल में ज़कात कर किस पर लगाया जाता था? तो मुसलमानों पर लगाया जाता था। मुसलमानों से उनकी आय का कितने प्रतिशत भाग ज़कात के रूप में वसूल किया जाता था? तो आय का 2.5% भाग। जजिया किस प्रकार का कर था? तो गैर मुसलमानों से वसूल किया जाने वाला धार्मिक कर था। किसके शासनकाल में ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल किया जाता था? तो फिरोज शाह तुगलक के समय में।
दिल्ली सल्तनत में लगाए गए करों के विषय में सही कथन है। तो ज़कात नामक धार्मिक कर केवल मुसलमानों से जाता था और इसका प्रयोग मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए किया जाता था। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जो 1/10 से 1/2 के बीच होता था। खम्स युद्ध में प्राप्त धन का 1/5 होता था। उर्स एक भू राजस्व था जो मुस्लिम देते थे। सल्तनत काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भू राजस्व था। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इल्तुतमिश ने। इक्ता का आवंटन किसने शुरू किया था? तो इल्तुतमिश ने। इक्ता का क्या अर्थ था? तो सैनिक सेवा के बदले दिया जाता था। अक्ता वह भूमि होती थी जिसकी आय पर सैन्य प्रशासन का नियंत्रण था। दिल्ली सल्तनत में इक्ता पद्धति के संबंध में सही कथन है। तो इक्ता क्षेत्रों का एक आवंटन था। निजाम उल मुल्क ने मुक्तियों के कर वसूली तथा उसमें से भागीदारी लेने के अधिकार पर बल दिया। बलबन ने आदेश दिया कि अधिशेष की राशि इक्ता से सुल्तान के कोषागार में भेजी जाए। दिल्ली सल्तनत में क्षेत्रीय राजस्व सामानुदेशन को क्या कहते थे? तो इक्ता कहते थे। इक्ता व्यवस्था की विशिष्टताएं हैं। तो इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। इक्ता व्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन है। तो उत्तर भारत में इस्लाम को प्रतिष्ठित करने में इक्ता व्यवस्था का दूरगामी प्रभाव हुआ। इस प्रथा के द्वारा सुल्तान तुर्की अमीर वर्ग को नियंत्रित करना चाहते थे। इक्तेदारों के विषय में सत्य कथन है। तो सुल्तान इक्तेदारों को स्थानांतरित कर सकता था। राज इक्तेदारों के इक्ते को जब्त कर सकता था। राज इक्तों की आय व्यय की जांच करता था। सल्तनतकालीन इक्ता व्यवस्था का क्या अभिप्राय था? तो नगद वेतन के बदले किसी खास भूभाग का राजस्व अधिन्यास था। किसी भूभाग का अधिन्यास पारितोषिक एवं सेवानिवृत्ति वेतन स्वरूप था। इक्ता एवं इजारा के संदर्भ में सत्य कथन है। तो इक्ता नागरिक एवं सैन्य सेवा के लिए दिया जाने वाला राजस्व नियत कार्य था और इजारा तो राजस्व नियत कार्य की एक अनुबंधात्मक पद्धति था। दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? तो भूमि अभिहस्तांकन जिसे इक्ता कहा जाता है का धारक है। दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत इक्ता एक क्षेत्रीय आवंटन था और इसको धारण करने वाले मुक्ता कहलाता था, जो देय भूमि कर के अतिरिक्त किसान पर कोई दावा नहीं रखता था। प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी कौन था? तो इल्तुतमिश था। किस सुल्तान ने नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इक्ता को किसने वंशानुगत बना दिया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। राजस्व संबंधित नियमों तथा उपनियमों में सुधार करने का श्रेय सर्वप्रथम किस तुर्की सुल्तान को जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। राजस्व के मामले में पूर्ण रुचि लेने वाला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था।
अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का मुख्य कारक क्या था? तो एक शक्तिशाली सेना का निर्वाह करना, अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक आदेशों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो शक्तिशाली सेना रखना था। भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण और प्रति विश्व उपज का आकलन सबसे पहले किसके अधीन किया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किया गया है। किस सुल्तान ने भूमि की पैमाइश और अनुमान के आधार पर सर्वप्रथम भूमि कर लगाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व व्यवस्था के विषय में सही कथन है। तो राजा द्वारा कृषकों से सीधे कर वसूल की जाती थी। किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे छोटे किसान से लेकर ग्रामीण बिचौलिया वर्ग तक सब पर भूमि कर की एक समान दर लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किस शासक ने मिल्क तथा इनाम भूमि के अनुदानों को रद्द कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान ने भू राजस्व को बढ़ाकर आधा कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मालगुजारी का कितना हक पेश किया था? तो उपज के आधे भाग पर किया था। भू राजस्व की दर किसके राज्यकाल में सर्वाधिक थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की उगाही किस आधार पर की थी? तो माप के आधार पर की थी। सुल्तान ने आदेश दिया, वह जो भी पैदा करते हैं उसकी नपाई प्रति विश्व पैदा हुई फसल के हिसाब से की जानी चाहिए और सबको बिना किसी भेदभाव के उसका आधा जमा करना चाहिए। किस सुल्तान ने जमीन की नपाई को फसल के मूल्यांकन का आधार बनाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन के भू राजस्व एवं इजारा के संदर्भ में सत्य कथन है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की मांग का कुल उत्पादन के आधे तक बढ़ा दिया। बाजार मूल्यों को एक नीचे के स्तर तक सीमित रखने के लिए अनाज की बड़ी मात्रा में आवक आवश्यक था। किस कारण से अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों के कष्ट बढ़े? तो अनेक प्रकार के करों के बोझ के कारण। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर लगाया था? तो खराज, घरी और चराई। किस सुल्तान के द्वारा खालिसा क्षेत्रों में भूमि की नाप के स्थान पर बटाई प्रथा को जारी किया गया? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। अलाउद्दीन की कृषि व्यवस्था में गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा कौन से परिवर्तित किए गए? तो उसने किसानों का बोझ कम करने के लिए हुक्म ए मशाहत माप के स्थान पे हुक्म ए हासिल फसल बटाई को अपनाया। गयासुद्दीन ने ग्राम प्रमुखों को साधारण किसानों के स्तर पर लाने के लिए अलाउद्दीन के सिद्धांतों में विश्वास नहीं किया और उनकी परिलब्धियों को बहाल किया और उसने खेती और चारागाह को कर निर्धारण से छूट प्रदान की। दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि के नाप की व्यवस्था वापस ली और गल्ला बटाई व्यवस्था अपनाई? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। ग्रामीण बिचौलियों को गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा दी गई रियासत के संदर्भ में सही है। तो उसने उनकी भूमि को कर मुक्त कर दिया। दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व में 1/10 या 1/11 से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा निम्नलिखित कृषि उपाय अपनाए गए? तो कौन से? तो गांवों के प्रधानों तथा मुखियाओं को उनके अनुलाभों की वापसी, सरकार के द्वारा मांग का आधार हुक्म ए हासिल
पैदावार के अनुरूप होना, जिसमें फसल के नुकसान को समाविष्ट करने की समुचित प्रावधान हो। अलाउद्दीन के द्वारा निर्धारित की गई भू राजस्व की दरों में भारी कटौती तथा उसको कुल पैदावार के छठे भाग तक ले जाना था। मोहम्मद तुगलक के खिलाफ दोआब में हुई बड़ी बगावत का कौन सा एक कारण था? तो ग्रामीण इलाकों में कर वृद्धि था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राज्यारोहण के उपरांत समाप्त किए गए कृषि उपकर क्या कहलाते थे? तो अबवाब कहलाते थे। किसने किसानों के ऊपर से अधिकाधिक कष्टकारी कर हटा लिया था? तो फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने उपज का 1/10 भू राजस्व के रूप में किस भूमि से वसूल किया? तो ऊसरी भूमि से। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हिशामुद्दीन जुनैदी द्वारा आकलित दिल्ली सल्तनत का कुल जामा क्या था? तो 6 करोड़ 85 लाख टंका था। इतलाक एक प्रकार की हुंडी जिसकी सहायता से राजकीय सिपाही राज्य के राजस्व अधिकारियों से अपना वेतन प्राप्त करने में समर्थ था की प्रथा किसने चलाई थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था देखते हैं। सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने लागू की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियमों के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य था? तो सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट रखना था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य क्या था? तो एक विशाल अस्थायी सेना का भरण पोषण था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी कौन था? तो शाहना-ए-मंडी था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार का अधीक्षक किसे नियुक्त किया? तो मलिक काफूर को किया था। कौन से अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था से जुड़े थे? तो शाहना-ए-मंडी, बरीद-ए-मंडी और मुनहियन जुड़े थे। अलाउद्दीन खिलजी की गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम किससे संबंधित था? तो सभी प्रकार के गल्लों का भाव निश्चित करने से था। सराय-ए-अदल किस प्रकार का बाजार था? तो सरकारी धन से सहायता प्राप्त बाजार था। किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल में मूल्यों पर नियंत्रण किसने लगाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का क्या उद्देश्य था? तो कम खर्च पर विशाल सेना रखना था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मूल्य वृद्धि का एक कारण मंगोल आक्रमण था। सल्तनत कालीन भूमि व्यवस्था एवं कृषि को देखते हैं। तो सल्तनत काल में राज्य की भूमि कितने भागों में विभक्त थी? तो 4 भागों में विभक्त थी। सल्तनत कालीन भूमि का वर्गीकरण है। तो वह भूमि जो व्यक्तियों को दान के रूप में दी जाती थी उसे लगान मुक्त कहा जाता था। वह भूमि जो मुक्तियों अथवा प्रांतीय वलियों के अधिकार में थी उसे लगान युक्त कहते थे। वह भूमि जो अधीनस्थ हिंदू राजाओं के आधिपत्य में थी उसे भी लगान युक्त कहते थे। और खालसा भूमि जो केंद्रीय सरकार या सुल्तान की भूमि मानी जाती थी लगान युक्त थी। राज्य की आय के लिए रक्षित भूमि को किस नाम से पुकारा जाता था? तो खालसा के नाम से। उस भूमि को किस नाम से जाना जाता था जिसने सुल्तान प्रत्यक्ष रूप से लगान प्राप्त करता था? तो खालसा भूमि से। इजारादारी व्यवस्था का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो खालसा भूमि में।
जागीर के लिए आरक्षित भूमि क्या कहलाती थी? तो महाल ए पैबाकी कहलाता था। उशरी भूमि की स्वामी कौन थे? तो तुर्की मुसलमान थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में किस कारण कृषि कर्म में अधिक प्रभावित हुआ था? तो करों के अधिकता के कारण। दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनवाया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद तुगलक के दीवाने कोही नामक एक नए विभाग का सृजन किया। इसका मुख्य कार्य क्या था? तो पड़ती भूमि को कृषि योग्य बनाना था। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने कृषि के विकास के लिए निर्धन किसानों को तकाबी बांटी, जिसे सोंधर कहते थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। सोंधर शब्द का प्रयोग किसानों के लिए दिए जाने वाले ऋण के रूप में किसके समय में हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। किसके काल में तकावी ऋण का प्रचलन हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। किस दिल्ली सुल्तान ने सस्यावर्तन की पद्धति का अनुमोदन किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस शासक ने सर्वप्रथम अकालग्रस्त लोगों के सहायतार्थ अकाल संहिता तैयार किया? तो मोहम्मद तुगलक ने। खेती में सुधार के लिए दीवान ए अमीर ए कोही नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। सल्तनतकालीन भारत में किन फसलों की खेती नहीं की जाती थी? तो आलू और मक्का की। सिंचाई व्यवस्था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में कौन नहर प्रणाली का जनक माना जाता है? तो गियासुद्दीन तुगलक को। दिल्ली के किस सुल्तान ने राज्य की सहायता से नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया? तो गियासुद्दीन तुगलक ने। सिंचाई के लिए अनेक नहरें किसने बनवाई? तो फिरोज तुगलक ने। सल्तनत काल में किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लेना प्रारंभ किया? तो फिरोज तुगलक ने। किस सुल्तान ने हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाया? तो फिरोज तुगलक ने। सर्व कर किस पर लगाया जाता है? तो सिंचाई पर। फिरोज द्वारा सिंचाई की व्यवस्था में सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र में हुआ? तो पंजाब क्षेत्र में। अपने समय की सबसे लंबी नहर जिसकी अभी भी व्यवहार होता है और जो उत्तर भारत के लिए सबसे अधिक लाभप्रद रहे, उसका निर्माण किसने किया था? तो फिरोज शाह ने। 18वीं शताब्दी के पूर्व पंजाब में नहरों का एक विकसित जाल था, उसका निर्माणकर्ता कौन था? तो फिरोज तुगलक था। अब देखते हैं तकनीकी एवं व्यापार उद्योग को। कौन सी सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नई तकनीकी या तकनीकें भारत में मध्यकाल में तुर्कों के द्वारा प्रथम बार प्रयोग में लाई गई थी? तो चरखा और जल संधार। वस्त्र उद्योग में कौन सी एक तकनीकी तुर्कों के द्वारा भारत में प्रारंभ की गई थी? तो चरखा किया गया था। दिल्ली सल्तनत के समय पानी खींचने के अन्य साधनों में सक्रिय रहट की भिन्नताएं का प्रमुख लक्षण किसका प्रयोग था? तो गियर तंत्र का था। भारत में कौन सी शताब्दी में गियर यंत्रावली का प्रवेश हुआ था? तो 14वीं शताब्दी में। कौन सल्तनतकालीन भारत में उत्पादित कपड़ों के प्रकार थे? तो कमीना, महीन, किरपास, सीरी बाफत और सालाहरी। मध्यकाल में पिंजन शब्द से क्या अभिप्राय था? तो रुई धुनिए की कमान। सल्तनत काल में नादाफ शब्द से क्या तात्पर्य था? तो धुनिया था, रुई धुनने वाला। भारत में कागज निर्माण एवं उस पर लेखन के विषय में सही कथन है। तो भारत में कागज पर लिखी सबसे पुरानी पांडुलिपि 1223 से 24 ईस्वी की है, जो गुजरात से प्राप्त हुई है।
भारत में परंपरागत कागज निर्माण बहुत निम्न कोटि का था तथा इसमें सुधार केवल तब संभव हुआ जब तुर्कों के द्वारा 13वीं शताब्दी में लगाई गई तकनीकों का उपयोग किया गया। मध्यकालीन भारत में लौह तकनीकी के विषय में सही कथन है। तो मध्यकालीन भारत में पेंच का निर्माण लोहे की कील पर तार के एक टुकड़े का टंका लगाकर किया जाता था। भारतीयों को खराद के काम की तकनीक मालूम नहीं थी। मार्को पोलो किसके आयात पर भारतीय धन के एक बड़े भाग की बर्बादी अपव्यय पर दुख प्रकट करता है? तो अश्व यानी घोड़े के आयात पे। भारत में दासों के निर्यात पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो फिरोज तुगलक ने। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया? तो फिरोज तुगलक ने। अब विविध देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों के संदर्भ में सही कथन है। तो जागीरों में दी गई समस्त राजस्व मुक्त भूमि को जब्त करना, अपनी सेना में दाग और चेहरा को लागू करना, शराब की सार्वजनिक बिक्री पर पाबंदी लगाना। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो चौधरी था। दिल्ली सल्तनत काल में किस्मत एक खेती क्या था? तो ग्राम की मुखिया के द्वारा कृषकों से संग्रहित उपकर था। दिल्ली सल्तनत काल में खराज क्या था? तो हिंदू जमींदारों से एकत्रित भूमि कर था। बटाई, गालाबक्सी अथवा भावोली के नाम से पहचानी जाने वाली भू राजस्व आकलन विधि वस्तुतः ऐसी पद्धति थी जो फसल बंटवारे को नियत करती थी। किस आधार पर? तो कुल पैदावार के आधार पे। 13वीं शताब्दी में फावाजिल शब्द का क्या अभिप्राय था? तो राज को प्रेषित अधिशेष राजस्व था। अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज का खेल कहाँ आविष्कृत किया गया? तो भारत में। सल्तनत काल में शरीयत द्वारा किस कर की अनुमति नहीं थी? तो विवाह कर की। आर्थिक शब्दावली देखते हैं। तो अबवाब तो अतिरिक्त कर, खिदमती तो अधीनस्थ भारतीय राजाओं से प्राप्त कर, इजारा तो लगान वसूली में ठेकेदारी की प्रथा, बटाई, गला बक्सी, भावोली, किस्मत ए गला तो फसल में सरकारी हिस्से के निर्धारण की पद्धति। मुक्ताई, नस और कनफुक्त तो लगान निर्धारण की मिश्रित पद्धति। सोनधार, ताकाबी तो ऋण था। गज ए सिकंदरी तो सिकंदर लोदी के द्वारा प्रचलित भूमि की पैमाइश वाला गज। घड़ित अलाउद्दीन द्वारा प्रचलित घर मकान पर लगाने वाला कर। चराई तो अलाउद्दीन के द्वारा प्रचलित पालतू पशुओं चरगाहों पर लगने वाला कर था। सल्तनत कालीन सिक्के को देखते हैं। किस शासक ने अपने सिक्कों के पृष्ठ भाग पर कालिमा का संस्कृत अनुवाद अव्यक्तमेका मोहम्मद अवतारा का उल्लेख किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने। वह सुल्तान विजेता कौन था जिसने हिंदू देवी वाले सिक्कों को चलाया था? तो मोहम्मद गौरी ने। लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के किसने चलाए थे? तो मोहम्मद गौरी ने। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं कौन थी? तो टंका और जीतल था। सल्तनत काल के दो प्रमुख सिक्के टंका और जीतल का प्रचलन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। 172.8 ग्रेन विभिन्न पुस्तकों में अलग अलग भार माप के चांदी के टके का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। सल्तनत काल के सिक्के टक्का, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो चांदी एवं तांबे के बने थे।
टंका पर टकसाल का नाम अंकित करने की परंपरा का आरंभ किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के द्वारा जारी किए गए तांबे के सिक्के का क्या नाम था? तो जीतल था। दिल्ली सल्तनत में एक चांदी का टंका कितने जीतल के बराबर होता था? तो 48 जीतल के बराबर होता था। दिल्ली के किस सुल्तान के सिक्कों पर सर्वप्रथम अरबी में लेख लिखे गए थे? तो इल्तुतमिश के। किस तुर्क सुल्तान ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे? तो इल्तुतमिश ने। किस सुल्तान ने सिक्कों पर सबसे पहले अब्बासी खलीफा अल मुस्तनसिर का नाम अंकित करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। किस सुल्तान के सिक्कों पर हजरत देहली जरब अल सुल्तान आदि अंकित थे? तो इल्तुतमिश के सिक्कों पर। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रचलित सिक्के थे तो टंका, जीतल और दोगानी का। इल्तुतमिश ने अपने किस उत्तराधिकारी का नाम चांदी के टंके पर अंकित करवाया था? तो रजिया का। बलबन के विषय में सत्य कथन है तो बलबन ने दिवंगत खलीफा की स्मृति में सिक्के टंकित करवाए थे। बगदाद के खिलाफत का अंत मुस्लिम सत्ता की महानतम क्षति थी। अपने सिक्कों पर किसने अपना उल्लेख द्वितीय सिकंदर के रूप में करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो अलाउद्दीन मसूद शाह के। किस सुल्तान ने अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा और अपने सिक्कों पर खलीफातुल्लाह शब्द अंकित करवाया? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने। तुगलक वंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद तुगलक के द्वारा जारी सांकेतिक मुद्रा का योजना कब लागू की गई थी? तो 1329 से 1330 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन संबंधी प्रयोग किस कारण से विफल सिद्ध हुआ था? तो व्यापक स्तर पर नकली सिक्कों की ढलाई के कारण। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी सांकेतिक मुद्रा के संबंध में सही कथन है तो बर्नी के अनुसार इस सांकेतिक सिक्कों के लिए जो धातु इस्तेमाल की गई वह तांबा था। फरिश्ता का कहना है कि वह कांस्य का या जीतल था। दूसरे सिक्कों पर सिर्फ अरबी में लिखा गया था जबकि इन सांकेतिक सिक्कों पर फारसी में भी लिखा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु की मुद्रा का प्रचलन किया था? तो तांबा अथवा कांसे का। इब्न बतूता के अनुसार दीनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसने करवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने अपने सिक्कों पे अल सुल्तान खिलजी अल्लाह अंकित करवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। इस राजवंश के सुल्तानों ने सामान्यतः खलीफा के नायब के रूप में अपना नाम सिक्कों पे अंकित करवाया था? तो तुगलक वंश के। किस सुल्तान ने अपने सिक्कों पे अपने नाम के साथ फतह खां का नाम अंकित करवाया, अपने को खलीफा का नायब पुकारा तथा सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया था? तो फिरोज तुगलक ने। ससगनी सिक्का किसके राज्यकाल में प्रचलित हुआ था? तो फिरोज तुगलक के समय में। ससगनी चांदी का एक छोटा सिक्का था। यह कितने जीतल के बराबर होता था? तो 6 जीतल के बराबर होता था। किर्च खां यानी सैयद वंश के संस्थापक जो 1414 से 1421 ईस्वी तक रहे, उनके सिक्कों पर किसका नाम खुदवाया था? तो तुगलक शासकों का। वह सुल्तान कौन था जिसने तैमूर और शाहरुख का नाम अपने सिक्कों पे अंकित करवाया था? तो खिर्ज खां था। बहलोल लोदी द्वारा प्रचलित सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है? तो बहलोली सिक्कों के नाम से। किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही थी? तो बहलोल लोदी की।
अब देखते हैं सल्तनत कालीन मुद्राएं को। सिक्का, धातु और शासक। गदहिया तो खोटे चांदी अथवा तांबे का सिक्का होता था। गुजरात की वाणिज्य और गतिविधियों में विशेष महत्वपूर्ण था। देहलीवाल तो चांदी का सिक्का होता था। तोमर चौहान और गुलाम वंश के शासक। टांका तो चांदी का सिक्का था इल्तुतमिश के समय। जितल तांबे का सिक्का इल्तुतमिश के समय। दिनार सोने का सिक्का था मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता के अनुसार। अदली तो चांदी का सिक्का मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता के अनुसार। दोगानी चांदी और तांबा का मिश्रण होता था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ससगनी तो चांदी का सिक्का फिरोज तुगलक के समय में। अर्धा तो चांदी और तांबा का मिश्रित होता था फिरोज तुगलक के समय में। विक तो चांदी और तांबा का मिश्रित होता था फिरोज तुगलक के समय में। बहलोली तो चांदी और तांबा का मिश्रित होता था बहलोल लोदी के समय में। दिरहम चांदी का सिक्का अरबों के द्वारा। लारी तो चांदी का सिक्का होता था भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह शहरों में लोकप्रिय था। अब देखते हैं सल्तनत कालीन धार्मिक अवस्था को। मुस्लिम राजनीतिक विचारों का आधार क्या है? तो कुरान, हदीस और इज्मा है। हदीस क्या है? तो इस्लामिक कानून है। इस्लाम में शरीयत का संबंध किससे है? तो कानून तथा न्याय से है। सल्तनत काल में दस्तर बंदान कौन कहलाते थे? तो उलेमा कहलाते थे। मुस्लिम विधि शरीयत की व्याख्या करने का अधिकार किसे प्राप्त था? तो उलेमा को था। सल्तनत काल में धर्म विभाग का प्रधान कौन होता था? तो सर्द उस सुदूर होता था। खलीफा का मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम मंसूर किसको मिला था? तो इल्तुतमिश को। किस सुल्तान ने खलीफा से खिलाफत प्राप्त किया था? किस सुल्तान ने खलीफा से खिलाफत प्राप्त किया था? तो सुल्तान इल्तुतमिश ने। किस उद्देश्य से इल्तुतमिश ने खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त किया था? तो सत्ता पर पकड़ मजबूत करने हेतु। किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी? तो हलाकू ने। किस सुल्तान ने कहा था कि मुझे शरअ की चिंता नहीं है? अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य कार्यों में उलेमाओं का विरोध सर्वप्रथम किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित सही कथन है। तो अलाउद्दीन ने प्रभु सत्ता के लिए अपने दावे सशक्त करने के लिए खलीफा के नाम से स्वीकृति को आवश्यक नहीं समझा था। अलाउद्दीन द्वारा स्वयं को खलीफा का प्रतिनिधि घोषित करने के पीछे उद्देश्य वस्तुतः खलीफा को सम्मान देना नहीं था, अपितु सैद्धांतिक रूप से खिलाफत की परंपरा को जीवित रखना था। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने चर्च को राज्य के अंतर्गत लाने का साहस किया था। उलेमाओं के विरुद्ध प्रशासन की नीति किस सुल्तान ने प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान उलेमा के इच्छाओं का सम्मान नहीं करता था? तो अलाउद्दीन खिलजी। किसने खलीफतुल अल्लाह की उपाधि धारण की थी? तो मुबारक शाह खिलजी ने। दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था। खलीफा की सत्ता मानने से किसने इनकार कर दिया था? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने। दिल्ली अभी दूर है, यह चेतावनी किस सुल्तान को दी गई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक को।
कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को शत्रु माना था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने प्रथमतः खलीफा के नाम पर खुतबा नहीं पढ़ा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने जैन संत जुम्बू जी को भू अनुदान प्रदान किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के सुल्तानों में से किसका जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। दिल्ली का कौन पहला सुल्तान था जिसने होली के उत्सव में भाग लिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। उस जैन संत का क्या नाम था जिसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने विचार विमर्श किया था? तो जीन प्रभु सूरी नाम था। सुल्तान फिरोज तुगलक के खुतबे में सभी पूर्ववर्ती सुल्तानों के नाम सम्मिलित थे। कौन एक सुल्तान इसका एक अपवाद है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो फिरोज तुगलक ने। जिम्मी किसे कहते हैं? तो जजिया देने वाले हिंदू को। धार्मिक शब्दावलियाँ देखते हैं। हदीस तो मोहम्मद साहब के कथनों तथा उनके जीवन से संबंधित कहानियों का संग्रह है। शरा या शरीयत तो इस्लामी विधान है। काजी न्यायाधीश जो मुकदमों का निर्णय शरा के अनुसार करते हैं। खिलत वह वस्त्र जो सुल्तानों की ओर से इनाम में दिया जाता था। खुतबा तो वह व्याख्यान जो ईद तथा जुम्मे की नमाज के समय पढ़ा जाता था। ज़कात तो मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक दर 2.5% तक था। जजिया तो गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर, जिम्मियों से लिया जाने वाला कर था। जिम्मी तो किसी देश पर विजयोपरांत जो भी प्रजा इस्लाम स्वीकार न करती थी और जजिया देना स्वीकार कर लेती थी। तज़कीर तो एक प्रकार का धर्मोपदेश था। युद्ध आदि संकट के समय इसका विशेष महत्व था। तफसीर तो कुरान का अनुवाद तथा समीक्षा। फतवा तो किसी समस्या का शरअ के अनुसार निर्णय और मुक्ति का मत था। फ़िक़ह तो इस्लामी धर्म नीति के ज्ञान को फ़िक़ह कहते थे। मिल्क विद्वानों को तथा धार्मिक कार्यों के लिए प्रदान की जाने वाली भूमि जो वंशानुगत होती थी। मुहतसिब समस्त गैर मुसलमानों की बातों को रोकने वाले अधिकारी। वक्फ तो वह धन संपत्ति अथवा भूमि जो धार्मिक कार्यों के लिए सुरक्षित कर दी जाती थी। सदका तो एक प्रकार का दान जैसे ईद का दान आदि धार्मिक कर था। शर्द उस सुदूर के अधीन धार्मिक न्याय तथा शिक्षा संबंधी कार्य की देख रेख करने वाला। मंसूर तो खलीफा के द्वारा प्रदत्त मान्यता पत्र था। मदरसा तो इस्लामी शिक्षा के उच्च केंद्र। मकतब तो इस्लामी शिक्षा के प्राथमिक केंद्र। नौरोज तो 9 वर्ष का ईरानी उत्सव जिसे बलबन ने दरबार में प्रचलित किया था। अब देखते हैं सल्तनत कालीन साहित्य और साहित्यकार एवं रचनाएं को देखते हैं। दिल्ली की सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया था? तो फारसी को। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी थी। इल्तुतमिश के शासन काल में राजनयिकी सिद्धांत तथा राजकीय संगठन की कला पर तैयार किया गया प्रथम मुसलमान गौरव ग्रंथ कौन सा था? तो आदाब उस सालातीन था। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो अलबरूनी का। अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या था? तो अबू रेहान था।
किस लेखक के प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किया था? तो E.C. सचाउ ने। हिंदुओं का यह विश्वास है कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं, उनके राजाओं के समान कोई राजा नहीं, उनके विज्ञान के समान कोई विज्ञान नहीं। यह कथन किसका है? तो अलबरूनी का है। अमीर खुसरो क्या थे? तो कवि, संतज्ञ और इतिहासकार थे। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो पटियाली में हुआ था, वर्तमान कांसगंज में। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? तो 1252 ईस्वी में एनसीईआरटी के अनुसार, और 1253 में H.C. वर्मा के अनुसार। किसने स्वयं को तूती ए हिंद, हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। कौन सा कवि हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था? तो अमीर खुसरो था। वह कौन प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की कल्पनाओं एवं विषयों का प्रयोग किया? तो अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो के विषय में सत्य कथन है। तो अमीर खुसरो की रचनाओं में हिंदी के पद समाहित थे। अमीर खुसरो ने हिंदी के प्रति आदर प्रदर्शित किया तथा इसका अपनी इच्छाओं में प्रयोग करने में संकोच नहीं किया। फारसी का वह प्रथम कवि कौन था जिसने अपनी कविताओं में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने नू सिपिहर की रचना किसके प्रशंसा में की थी? तो भारत की प्रशंसा में। अमीर खुसरो के खाजाइन उल फुतूह में किसके सैनिक के अभियानों का वर्णन है? तो दक्षिण भारत में मलिक काफूर के अभियानों का है। किस इतिहासकार ने मलिक काफूर के दक्षिणी अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया है? तो अमीर खुसरो ने। वह फारसी विद्वान कौन था जो चित्तौड़ पर अभियान के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ था? तो अमीर खुसरो था। पद्मिनी प्रकरण का उल्लेख किसने किया है? तो अमीर खुसरो ने। कौन सा इतिहासकार मंगोलों के द्वारा बंदी बनाया गया था? तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बर्नी से कितने वर्ष अधिक बड़े थे? तो 32 वर्ष से। अमीर खुसरो ने किसके आदेश पर अपने प्रसिद्ध मसनवी आशिका लिखी थी? तो खिर्ज खां के आदेश पे। किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो अमीर खुसरो ने। तुगलकनामा का लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन अपनी किस रचना में किया है? तो मिफ्ता उल फुतूह में किया है। यह किसने कहा था कि शाही मुकुट का प्रत्येक मोती निर्धन किसानों की आंखों से बाहर जमा हुआ रखते? तो अमीर खुसरो ने कहा है। भारत में कव्वालियाँ के नाम से जानी जाने वाली संगीत शैली के आरंभकर्ता कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस बादशाह के दरबार से संबंधित था? तो गयासुद्दीन बलबन के दरबार से संबंधित था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। कोई भी राजा इतना दयालु, सहानुभूति रखने वाला, विद्वानों तथा वृद्धों के प्रति श्रद्धालु अपने प्रयासों से कभी साम्राज्य पर आसीन नहीं हुआ। मिन्हाज उस सिराज का यह कथन किससे संबंधित है? तो इल्तुतमिश से संबंधित है। मिन्हाज उस सिराज किन शासकों का समकालीन था? तो दास वंशीय शासकों का समकालीन था। मिन्हाज ने अपने ग्रंथ तबकात-ए-नासिरी को किसे समर्पित किया है? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद को। तबकात-ए-नासिरी का लेखक कौन था? तो मिन्हाज उस सिराज था। इतिहासकार मिन्हाज के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद था।
तबकात ए नासरी का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्टी द्वारा किया गया था। रचनाओं का सही कालक्रम निम्नलिखित में है। तो किताब उल हिंद, पृथ्वीराज रासो, तबकात ए नासरी और फतवा ए जहांदारी। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में क्यों होता था? तो कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। समकालीन इतिहासकारों जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज अफीक ने अपनी पुस्तकों को कौन सा एक सामान्य नाम दिया है? तो तारीख़ फिरोज शाही नाम दिया है। राजनीतिक दर्शन से संबंधित किस पुस्तक का लेखक जियाउद्दीन बर्नी था? तो फतवा ए जहांदारी से। बलबन की सार्वभौमिकता तथा राजकीय नीति को जानने के लिए मूल स्रोत कौन है? तो बर्नी है। वे इतिहासकार कौन है जो अलाउद्दीन खिलजी के मूल्य नियंत्रण उपायों के विषय में सूचना देते हैं? तो जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो और इब्न बतूता हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सी पुस्तक में है? तो तारीख़ फिरोज शाही में है। बर्नी किसके शासनकाल में था? तो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में था। रेहला का लेखक कौन है? तो इब्न बतूता है। इब्न बतूता का मूल नाम क्या था? तो अबू अब्दुल्ला मुहम्मद था। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसने दिया था? तो इब्न बतूता ने दिया था। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्रा जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल लगभग मिलाकर 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका वर्णन उपयुक्त अवतरण में किया गया है? तो इब्न बतूता था। जब उसने सत्ता पाई तब वह शरीयत के नियमों और आदेशों से काफ़ी स्वतंत्र था। जियाउद्दीन बर्नी की उपयुक्त वक्तव्य किसके बारे में दिया गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में है। किस सुल्तान के शासनकाल में संस्कृत ग्रंथों का फारसी एवं अरबी में अनुवाद कार्य सर्वाधिक हुआ था? तो फिरोज तुगलक के समय में। फतूहात ए फिरोज शाही का लेखक कौन था? तो फिरोज तुगलक था। दिल्ली का एकमात्र सुल्तान कौन था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो फिरोज तुगलक था। कौन सी पुस्तक फिरोज तुगलक की आत्मकथा है? तो फतूहात ए फिरोज शाही है। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने अपने संस्मरण लिखे थे? तो फिरोज तुगलक। तारीख़ ए फिरोज शाही के रचनाकार कौन थे? तो शम्स ए सिराज अफीक एवं जियाउद्दीन बर्नी था। जियाउद्दीन बर्नी के विषय में सही कथन है तो वह मोहम्मद तुगलक का समकालीन था। वह तारीख़ ए फिरोज शाही का लेखक था। तारिक ए मुबारक शाही का लेखक याद सरहिंद किसके शासनकाल में था? तो सैयद वंश के शासनकाल में। उस इतिहासकार का नाम बताइए जिसने भारत का विवरण बिना यहाँ कभी आए हुए ही लिखा था? तो शिहाबुद्दीन अल उमरी है। किस रचना में आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? तो फतवा ए जहांदारी में किया गया है। संस्कृत स्रोतों में संग्रहित तिब्बत ए सिकंदरी का विषय क्या था? तो आयु विज्ञान था। अष्टखंडीय पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ऑन हिस्टोरियंस किसके द्वारा संपादित हुई थी? तो H.M. इटैलियन एवं जॉन डॉनसन के द्वारा हुआ था।
याहिया बिन सरहिंदी सैयद वंश के किस शासक का समकालीन था? तो मुबारक शाह का था। वाराणसी में रहकर 10 वर्षों तक संस्कृत एवं खगोल विद्या का अध्ययन करने वाला अरब कौन था? तो अल मशेर था, यानी अबू मशार था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के फारसी स्रोत अधिकांशतः किसके बारे में थे? तो दरबार की घटनाओं के बारे में थे। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी? तो सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा दिया गया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने गुलरुखी के नाम से अनेक कविताएं लिखी? तो सिकंदर लोदी ने। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौशर किसके द्वारा लिखा गया था? तो इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा। मध्यकालीन भारत का इतिहास किस में लिखा गया है? तो फारसी में लिखा गया है। अब देखते हैं पूर्व मध्यकालीन इतिहास साहित्य को। पुस्तक और लेखक को देखते हैं। अखबार अल सिंध वल हिंद किसने लिखा है? तो सुलेमानी ने। मजरूल अल जहाब अल मसूदी ने लिखा है। किताब अल मशालिक बल ममालिक तो इबन खुर्दाद ने लिखा है। फतवा अल बुल्दान तो अल बिला दूरी ने लिखा है। तारिक ए सिंध मीर मोहम्मद मासूम ने। तारिक ए मसूदी तो वेहाकी ने। जफरनामा तो शौफुद्दीन यजदी ने। तारिक ए जहान तो अता मलिक जुवेनी ने लिखे हैं। रामचरित तो संध्याकर नंदी ने लिखे हैं। अब देखते हैं सल्तनत कालीन साहित्य को। पुस्तक लेखक और समकालीन शासक को देखते हैं। तारीख ए हिंद या तहकीक ए हिंद किसने लिखे हैं? तो अलबरूनी ने मोहम्मद गजनवी के समय में। तारिख ए यामिनी किताब उल यामिनी तो उतबी ने लिखे, मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। तारिख ए बेहाकी तो बेहाकी ने लिखे, मोहम्मद गजनवी के समय में। जैनुल अखबार तो अबू सईद बिन अब्दुल ले लिखे, मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। आदाबुल हब वशु आजत तो फ़र्क मुदाबिर इल्तुतमिश के समय के समकालीन थे। साजर ए अंसाब तो फ़क्र ए मुदविर कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन थे। ताज उल मासीर तो हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय। तबकात ए नाशरी तो मिनहाज उस सिराज इल्तुतमिश के समय। शिया सतनामा तो निजाम उल मुल्क सूती ने लिखे हैं। खैर उल मजलिस तो हमीद कलंदर ने लिखे हैं। तारिक ए मुबारक शाही याहिया सरहिंदी ने लिखे हैं। फतू अल सलातिन तो मलिक इशामी ने लिखे, मोहम्मद तुगलक के समय में। तारिक ए फिरोज शाही फतवा ए जहादारी कुवत अल तारिख शनाए मोहम्मदी और हशरत नामा तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, मोहम्मद तुगलक के समय के समकालीन थे। तारिक ए फिरोज शाही तो शम्स ए सिराज अफीक ने लिखे, फिरोज तुगलक के समय में। सीरत ए फिरोज शाही तो अज्ञात फिरोज तुगलक ने तुगलक के समय में। फतुहात ए फिरोज शाही तो फिरोज तुगलक ने लिखे हैं अपने काल में। किरान उल सादेन मिफ्ता अल फतुहा नू सिपहर आशिका तुगलकनामा खजाइन उल फतुहा तो अमीर खुसरो ने लिखे, बलबन से गयासुद्दीन तुगलक तक है। रहलत इबन बबूता मोहम्मद तुगलक के समय में। मलफूजात ए तिमूरी तैमूर लंग की आत्मकथा है। तारिक ए मुबारक शाही तो याहिया बिन अहमद के द्वारा मुबारक शाह के समय में सैयद काल के समय में है। सियर अल आफरीन मेहुरमा
तो शेख जमालुद्दीन लोदी काल के समय में। रियाजुल-इंसा मनाजिर उल इंसा तो मोहम्मद गावा के द्वारा लिखा गया है। आबाद उल हब तो फ़क्र ए मुदब्बिर के द्वारा लिखा गया है, इल्तुतमिश के समकालीन थे। तारिक ए गुजिदा तो कजविनी के द्वारा लिखा गया है। जवामिउल हिकायत तो मोहम्मद औफी के द्वारा लिखा गया है। तारिक ए मुहम्मदी मोहम्मद बिहामद खानी के द्वारा लिखा गया, तुगलक काल के समकालीन थे। तारिक ए सिंध और तारिक ए मासूमी मीर मोहम्मद मासूम के द्वारा लिखा गया है। कामितुल तवारिख तो इब्नुल आशिर के द्वारा। चंदायन तो मुल्ला दाऊद तुगलक काल के समय में लिखा गया है। मिग्रावती कुतुबन के द्वारा लिखा गया है। जफरनामा तो मुल्ला यजदी के द्वारा लिखा गया है। सल्तनत कालीन संस्कृत ग्रंथों का फारसी का अनुवाद देखते हैं। तूतीनामा शुक्ल सप्तती तो किसका अनुवाद जिया नक्शबी ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। कोक शास्त्र तो जिया नक्शबी ने किए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। दलायते फिरोजशाही खगोलशास्त्र तब अजीजुद्दीन खालिद किरमानी ने किया है, फिरोज शाह तुगलक के समय में। तिब्बत ए फिरोजशाही औषधि विज्ञान के तो अजीजुद्दीन खालिद किरमानी ने किए हैं, फिरोज शाह तुगलक के समय। तर्जुमा ए बाराही खगोल विज्ञान से है तो अब्दुल अजीज शम्स बाहा ए नूरी ने किया है, फिरोज शाह तुगलक के समय में। तिब्बत ए सिकंदरी चिकित्सा शास्त्र है, मियाँ भूजा के द्वारा किया गया, सिकंदर लोदी के समय में। बहर उल हायत हठ योग की पुस्तक अमृत कुंड मोहम्मद गौस सतारी के द्वारा किया गया है। दुर्गराशि का शाहिल होत्र अश्व चिकित्सा विषयक के द्वारा किया गया है और अब्दुल बिन सफ़ी के द्वारा किया गया है। अहमद शाह प्रथम बहमनी के शासनकाल में हुआ है। बहर उल उस्तान राज तरंगिणी तो मुल्ला शाह अहमद के द्वारा किया गया है, जैनुल आबिदीन के शासनकाल में। अब देखते हैं सल्तनत कालीन स्थापत्य कला एवं संगीत को। स्थापत्य को देखते हैं पहले। तुर्क मध्य एशिया के जिस स्थापत्य शैली को लेकर भारत आए थे उसका क्या नाम था, तो सारा सैनिक या इस्लामी कला था। सल्तनत काल में अलंकार की संयुक्त विधि क्या कहलाती थी, तो अरबक्स विधि कहलाती थी। भारत में इस्लाम के आगमन से पूर्व की अस्थायी शैली को किस नाम से जाना जाता था, तो शाहतीरी शिल्प कला के नाम से जाना जाता था। भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी किसने शुरू की थी, तो सल्तनत कालीन सुल्तानों ने की थी। स्थापत्य कला निर्माण के संदर्भ में सत्य कथन है तो कुषाणों के बाद तुर्क भारी पैमाने पर असली मेहराब बनाने की तकनीक लाए थे। तुर्कों ने भारत में चूने का गारा तैयार करने की तकनीक लाए थे। इस्लामी वास्तुकला हिंदू एवं बौद्ध वास्तुकला से किस प्रकार भिन्न थी, तो मेहराब और गुंबद में भिन्न था। सल्तनत काल में कला और स्थापत्य कला किनके मिश्रण थे, तो भारतीय और इस्लामी शैली के मिश्रण थे। भारत में मस्जिद के निर्माण में किस लक्षण को सम्मिलित किया गया है, तो उल्टा कमल, गुंबद पर कलश और अलंकार आदि पर किया गया है। इंडो इस्लामी कला का सबसे पहला उदाहरण कौन है, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। योगिनीपुर प्राचीन नाम किस स्थान पर है, तो दिल्ली में का है।
कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो दिल्ली में किला राय पिथौरा में। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा मध्यकालीन दिल्ली में 7 शहरों की स्थापना कहाँ की गई थी? तो महरौली में। कुतुब मीनार क्या है? तो मुसलमानों को नमाज के लिए मुअज्जिन द्वारा पुकारने की मीनार है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया था? तो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार का की स्मृति में करवाया था। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में। कौन सी मलबे की चिनाई से बने सबसे ऊंची मीनार है जिसकी ऊंचाई 73 मीटर है? तो कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार के निर्माण में किन सुल्तानों ने योगदान दिया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार के संबंध में सही कथन है तो यह इल्तुतमिश के द्वारा पूरी की गई थी। ऊपर की ओर इसकी परिधि क्रमशः कम होती गई है। प्रारंभिक 3 मंजिलों की अधियोजना से भिन्नता है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर है? तो अजमेर में है। कौन सी इमारत में हिंदू वास्तुशिल्प की विशेषताएं भी समान रूप से देखती है क्योंकि उसमें मंदिरों को गिराकर उनसे प्राप्त सामग्री का उपयोग किया गया है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा में। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में प्रयुक्त प्रस्तर खंडों में किस नाटक के अंश अंकित है? तो हरकेली नाटक के विग्रहराज रचित के हैं। दिल्ली में महरौली के पास स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य पूरा किया गया था तो इल्तुतमिश के द्वारा। किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? तो कुतुब मीनार में। मदरसा ए मुइज्जजी का निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। जनता की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मदरसा ए नासरी का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में किया गया था। दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा है? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद का। मदरसा ए नासरी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत में प्रथम मकबरा कौन था? तो बलबन का मकबरा था। किस सुल्तान ने लाल महल नाम से स्वयं का मकबरा बनवाया था? तो बलबन ने। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनतकालीन स्मारक की दृष्टि है? तो बलबन के मकबरे में। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा किस स्थान पर स्थित है? तो दिल्ली में। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है? तो कुतुब मीनार के निकट स्थित है। अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है। यह किसका कथन है? तो मार्शल का है। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम किसमें प्रयोग में लाई गई थी? तो अलाई दरवाज़ा में लाई गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के काल की सबसे सुंदर इमारत कौन है? तो अलाई दरवाज़ा है। स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणालियों का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो अलाई दरवाज़ा में। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। भारतवर्ष में सच्चे गुंबद वाला प्राचीनतम अवशिष्ट इमारत कौन सा है? तो अलाई दरवाज़ा है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सीरी के दुर्ग की नींव डाली एवं उसे निर्मित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। हौज ए सुल्तानी क्या है? तो एक 12 जलाशय है। हजार सितून महल किसने बनवाया था?
तो अलाउद्दीन खिलजी ने। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने सीरी के दुर्ग की नींव डाली एवं उसे निर्मित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। चित्तौड़ का कृत्रिम स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो राजा कुंभा के। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तैमूर दिल्ली के वास्तुकला से इतना प्रभावित हुआ था कि वह अपने साथ भारत से शिल्पकार, राजमिस्त्री और निपुण कारीगरों को लेता गया ताकि वह उनसे उसी प्रकार की इमारत कहाँ पर बनवा सके? तो अपनी राजधानी समरकंद में। तुगलक कालीन स्थापत्य के विषय में सत्य कथन है। तो तुगलक स्थापत्य के विशेष लक्षण है चित्तौड़ चौड़े आधार वाले दीवारें तथा भवनों के कोनों पर चौड़े आधार से ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते हुए बुर्ज, जिसके कारण भवनों को अतिरिक्त मजबूती मिली। तुगलक शासकों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भवन निर्माण सामग्री में नए उत्खनित अग्नढ़ पत्थरों तथा गोलाश्म का बाहुल्य दिखाता है। गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की क्या विशेषता है? तो ढलवा दीवारें हैं। किला युक्त नगर तुगलकाबाद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। किस नगर को कुबतुल इस्लाम का नाम दिया गया है? तो देवगिरी को। तुगलकाबाद शहर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। किस शासक ने जहांपन्ना का निर्माण करवाया जो दिल्ली का चौथा नगर था? तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान के दरबार में 1200 गायक थे जो गाने के साथ ही इसकी शिक्षा भी देते थे? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में थे। फिरोज तुगलक द्वारा कौन से नगर बसाए गए थे? तो जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद और फिरोजपुर बसाया गया था। मोहम्मद तुगलक के सम्मान में उसके उत्तराधिकारी फिरोज खान ने किस एक नगर की स्थापना की थी? तो जौनपुर की। अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो जौनपुर में है। अटाला मस्जिद और लाल दरवाजा मस्जिद को किस राज्य के शासकों ने बनवाया था? तो जौनपुर के शासकों ने बनवाया था। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। अशोक के पाषाण स्तंभों को किसने स्वर्ण स्तंभ कहा था? तो फिरोज तुगलक ने कहा था। कौन सा स्मारक तुगलक कालीन ढालावदार दीवार तकनीकी के प्रयोग का अंतिम उदाहरण है? तो ईसा खान का मकबरा। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के किस वंश की विशेषता थी? तो लोदी वंश का। लोदी स्थापत्य के संबंध में सही है। तो अर्ध डोमर का प्रयोग, एनामेल टाइल्स और दोहरी दीवार। काला इतिहास का पर्सी ब्राउन ने किस काल को मकबरे का काल संबोधित किया है? तो सैयद और लोदी काल को। कौन प्रथम अष्टकोणीय मकबरे का उदाहरण है? तो मकबूल तेलांगनी का मकबरा। किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोदी ने। मध्यकालीन भारत के किस शासक ने आगरा शहर की नींव रखी थी? तो सिकंदर लोदी ने। वह कौन सा सुल्तान था जिसने 1505 में आगरा का निर्माण करवाया और उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो सिकंदर लोदी ने। मोठ की मस्जिद किसके शासनकाल में बनी? तो सिकंदर लोदी के समय में। भारत में शहीद दोहरा गुंबद का पहला उपयोग किस इमारत में प्रमाणीकृत हुआ है? तो सिकंदर लोदी का मकबरा। सिकंदर लोदी का मकबरा किस प्रकार का है? तो अष्टभुजीय प्रकार का है।
दिल्ली के कुछ नगरों की स्थापना का सही कालक्रम निम्न है। तो सीरी, तुगलकाबाद, फिर जहांपना और खिरजाबाद। निर्माण की दृष्टि से सही कालानुक्रम है। तो कुतुब मीनार, फिर तुगलकाबाद का किला, फिर लोधी गार्डन, फिर फतेहपुर सीकरी। भवनों के निर्माण का सही कालक्रम निम्न प्रकार है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, फिर लाल किला। सल्तनत कालीन स्थापत्य को देखते हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित किया गया है अजमेर में। कुतुब मीनार तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश के द्वारा और दिल्ली में किया गया है। जामा मस्जिद बदायूं तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया है बदायूं में। और तारिकीन का दरवाज़ा तो इल्तुतमिश के द्वारा नागौर जोधपुर में हुआ है। इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश ने करवाया था दिल्ली में। मदरसा ए मुइज़्ज़ तो इल्तुतमिश के द्वारा हुआ है दिल्ली में। बलबन का मकबरा बलबन ने करवाया है दिल्ली में। लाल महल बलबन ने करवाया है दिल्ली में। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है दिल्ली में। हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुआ है दिल्ली में। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुआ है दिल्ली में। उखा मस्जिद तो मुबारक शाह खिलजी के द्वारा हुआ है भरतपुर में। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा हुआ है दिल्ली में। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया है दिल्ली में। जहांपनाह नगर तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा हुआ है दिल्ली में। आदिलाबाद का किला मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा हुआ है दिल्ली में। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया दिल्ली में। फिरोज शाह का मकबरा फिरोज शाह तुगलक ने करवाया दिल्ली में। खान जहां तेलंगानी का मकबरा तो जूना शाह खान जहां ने करवाया। फिरोज शाह तुगलक के कालीन है दिल्ली में। काली मस्जिद का तो जूना शाह खान जहां ने करवाया। फिरोज शाह तुगलक के कालीन है दिल्ली में करवाया है। खिड़की मस्जिद तो जूना शाह खान जहां ने करवाया है। फिरोज शाह तुगलक के कालीन है दिल्ली में। मुबारक शाह सैयद का मकबरा तो मुबारक शाह सैयद ने करवाया दिल्ली में। मोहम्मद शाह सैयद का मकबरा अलाउद्दीन आलम शाह ने करवाया है दिल्ली में। सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी ने करवाया दिल्ली में। मोठ की मस्जिद तो मियाँ भुआ सिकंदर लोदी के कालीन थे दिल्ली में करवाया गया है। अब देखते हैं सल्तनत कालीन कला एवं संगीत को। सल्तनत काल में चित्रकला के प्रचलन का प्रारंभिक उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो बेहाकीकृत गजनवियों के इतिहास में मिलता है। सल्तनत कालीन किस शासकों ने संगीत कला को संरक्षण प्रदान किया था? तो बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद तुगलक ने। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो सितार को। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने। दक्षिण का प्रसिद्ध गायक गोपाल किस सुल्तान का समकालीन था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। तुर्क अपने साथ कौन से वाद्य यंत्र लाए थे? तो रबाब और सारंगी। कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र भारतीय इस्लामी समन्वय का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो सितार। संगीत कला पर प्रसिद्ध ग्रंथ गुलियान उल मुनियास की रचना कहाँ के शासकों के संरक्षण में हुई थी? तो जौनपुर के शासकों के संरक्षण में। संगीत कला के प्रसिद्ध ग्रंथ संगीत रत्नाकर की रचना किसने की थी? तो सारंगदेव ने। कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो राणा कुंभा। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।